सतमोला कवियों की चौपाल का आज परम सौभाग्य है जब ये एपिसोड 1.5-2 महीने बाद आपके पास पहुंचेगा, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइन में हमारे एपिसोड काफ़ी पड़े रहते हैं। तो वो अगस्त मास आ जाएगा। हमारा साधारण सा व्यवहार और आपका हमारे पे बना हुआ अटूट विश्वास 15 अगस्त 2026 को 23 वर्ष पूर्ण कर रहा है। और इस अवसर पर ये हमारा परम सौभाग्य है, इसके साक्षी बनने जा रहे हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन, जो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में आज आप हमारे मुख्य अतिथि हैं और बड़े ही गर्व से हम घोषणा कर रहे हैं, प्रत्येक शूट के अगले शूट के मध्य एक पुस्तक का निर्माण रहा करेगा। विषय आपको दे दिया जाएगा और उसका लोकार्पण जैसे हमने पिछले अप्रैल में दे दिया था, और आज पहली पुस्तक आ रही है प्रकृति प्रभा। क्योंकि आप टेलीविज़न पर प्रसारित हो गए, उसमें कहीं हमें कमी लगती थी कि आप पुस्तक के रूप में आपकी अमिट छवि लोगों तक पहुंचे आपकी रचनाओं के माध्यम से। तो वो भी हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने कार्यक्रम के मानद निदेशक अक्षय जी, नीरज जी को आमंत्रित करता हूं। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के चेयरमैन, जो हमारे आज के मुख्य अतिथि भी हैं, उनसे निवेदन करूंगा और अक्षय जी से कि वह आज हमारे सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि भाई राजेश चेतन जी को अंगवस्त्र पहना करके सम्मानित करें। जा जोरदार तालियों के साथ। पंकज पांडे जी आ जाएं और सुरेंद्र नंदा जी भेंट करें उनको सतमोला की का एक पैक। सुरेंद्र बल्ला जी सामने देख के, सामने देख के। लाओ शील्ड दो, शील्ड लाओ। जा जोरदार ताली तो बजाइए एक बार। सतमोला कवियों की चौपाल में अब वो स्वर्णिम पल आ चुका है कि हम श्री राजेश चेतन जी को आज हम सम्मानित करने जा रहे हैं। वह केवल भारतवर्ष के ही नहीं और केवल दक्षिण एशिया के नहीं, वरन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविख्यात आप ओज के कवि हैं। आपकी अनेक पंक्तियां, अनेक धर्माचार्य प्रवचक आपकी कविताओं की पंक्तियों को कोट करते हैं। अभी मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा का मैं बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं सुबह और शाम जब भी मैं पूजा करता हूँ तो एक तरफ पूजा चल रही होती है और एक तरफ उनकी कथा चल रही होती है, और कभी कभी कथा सुनते सुनते हंसी भी छूट जाती है और कभी आंसू भी आ जाते हैं। तो जिस पंक्तियों से पूजा करते करते आंसू छलक आए, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी वो पंक्ति बोल रहे थे, राम वन गए तो बन गए। तो ऐसी पंक्तियों के रचयिता राजेश चेतन जी हैं। सतमोला कवियों की चौपाल श्री राजेश चेतन जी को
जो कि विश्वविख्यात ओज कवि हैं और प्रेरक वक्ता हैं। और आज सतमोला कवियों की चौपाल श्री रामधारी दिनकर स्मृति सम्मान प्रदान करती है। सुमित भसीन जी से आग्रह है, कृपया अपने कर कमलों से सम्मानित करें। जोरदार तालियों के साथ। वो क्षण आ गया है कि जिसकी मैंने आज आपसे चर्चा की थी। पहला काव्य संकलन सतमोला कवियों की चौपाल का, वो अपने माननीय मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि राजेश जी और इस पुस्तक के संपादक हैं हमारे कार्यक्रम के सहायक निर्माता श्री प्रशांत अवस्थी प्रखर, और साथ में सहयोग मेरा भी है। जोरदार तालियों के साथ। ऐसा है कि पुस्तक का पतली जरूर है, लेकिन हमने ठूस ठूस के कविताएं नहीं भरी हैं। महीने में जितनी आएंगी उतनी ही छपेगी। जोरदार तालियों के साथ। भारती सरदाना जी का स्वागत हमारी माननीय निदेशक सुरेंद्र नंदा जी कर रहे हैं। बबीता नागर छावड़ी, आप भी गुरुग्राम से पधारी हैं। जोरदार ताली के साथ उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। जोरदार ताली के साथ। फोटो फोटो सामने। डॉक्टर नरेंद्र भावसार मंदसौर से, हमारे साहित्य परिषद मंदसौर के आप अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। नरेंद्र सिंह राठौर जी, आप भी साहित्य परिषद के हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। आप मंदसौर से, आप भी नंद किशोर दोनों नरेंद्र हो गए। हाँ। तो दो नरेंद्र। अच्छा, ये वैसा साथियों, कविता जब आप सुनते हैं तो अक्षत धूप हवन है कविता, और ध्यान साधना भजन है कविता। ब्रह्मा जी ने लिखे जितने उतने जन्म मरण है कविता। यानी आप देखिए, ये कविता आपके अंदर ऊर्जा का संचार करती है। एक कविता होती है जिस कविता को पढ़ करके, सुन करके लोग अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक कविता होती है कि जब लोग प्रेम के भाव से घिर करके समर्पित हो जाना चाहते हैं। और ऐसे में उन कलमकारों का मान तब और बढ़ जाता है जब लोग पलक पावड़े बिछा करके इंतज़ार करते हैं कि आज उनके रोल मॉडल, उनके कविता सुनने का अवसर आया। ऐसे ही तमाम युवाओं के इस देश की एक ऐसी आवाज़ जिसने न सिर्फ हिंदी साहित्य के जगत में भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी कविता का एक नया पर्याय प्रस्तुत किया, और मधुर स्वभाव के साथ में भी आप ओज में तेजस्विता के साथ कविता का पाठ कर सकते हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व को आज मुझे यहाँ पर बुलाने का अवसर मिला है। मैं बुलाना चाहता हूँ विश्वविख्यात ओज के कवि आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश चेतन जी को आप सबकी जोरदार तालियों से। सबसे पहले तो
सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, सतमूला कवियों की चौपाल में। माइक सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर जैसा कि कई अवसरों पर मैं स्वयं आपसे प्रेरणा लेता हूँ और इस तरीके से तमाम दर्शक भी आपसे प्रेरणा लेने का काम करते हैं, जितना मधुर स्वरूप के साथ में आप लोगों से मिलते हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, सभी छोटी छोटी चीज़ों में आप वह विषय खोज लेते हैं और उसके साथ में ओज, और वो भी इस तरह से कि लोग दीवाने हो जाएं। सर इसका समन्वय करने की कला के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? जो दर्शक हैं या जो आपको देख करके युवा लोग हैं वो कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर बहुत अच्छा आपने कहा। पहले तो ये बता दूं कि मैं, भारत की संस्कृति का आधार है सनातन, और सनातन का आधार है कविता। जी। वेद की बात करो, रामायण की बात करो, गीता की बात करो, सब काव्य में है। जी। और अगर हम बात करें गुरुद्वारे में, तो वहां भी संतों की वाणी कविता में ही है। क्या बात। मतलब भारत के दर्शन से, भारत की संस्कृति से कविता को अलग नहीं किया जा सकता। जी। इस तरह से रची बसी है। अंतर केवल इतना आ गया है कि पहले जो संत कवि थे वो जो लिखते थे वैसा जीवन जीते थे। जी। तो वो अमर हो गए। जी। वो कभी मरते नहीं हैं। इसलिए कोई राजा के बारे में कहा जाता है तो वो थे हो जाते हैं। अकबर थे, बीरबल थे, फलाना थे। लेकिन जब बात कविता की आएगी तो कबीर ने कहा, रहीम ने कहा, क्या बात है, रफ्तार ने कहा, वाह, बहुत सुंदर। वो कहा वो जिंदा है भाई। बहुत सुंदर। तो ये कविता की ताकत है। जी। ये वर्तमान की जो कविता जिसमें राजेश चेतन है, ये कविता केवल 100 वर्ष का इतिहास है। जी। कवि सम्मेलन जिसको कहा गया, भारत में 140 करोड़ की आबादी में जो विश्व के सब देशों में यात्रा करते हैं, मुख्य धारा के जिसको कवि कहा गया, 140 भी भारत के पास नहीं है। थोड़े से कवि हैं, लेकिन लिखने वाले बहुत हैं। लिखने वाले बहुत हैं। तो मैंने जब सर्च किया ऐसा क्यों होता है, तो सर्च करने पर ध्यान में आया कि पब्लिक से कनेक्ट करके बात करना, 1.5-2 घंटे की परीक्षा कवि की होती है, उसमें पब्लिक को कनेक्ट करके रखना, तालियों का पहाड़ खड़ा कर देना, ये कला है। जी। ये कला है, और ये कला सबके पास नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि जो कविता लोकप्रिय हुई है पिछले 50 वर्षों में, पिछले 100 वर्षों में, वो ये जो मंचीय कवि थे, जिनको शब्द दिया गया मंचीय कवि। जी। जी। और कई बार ये भी होता है कि हिंदी साहित्य के लोग मंचीय कविता को पसंद नहीं करते हैं, उसको दोयम दर्जे की कविता मानते हैं वो लोग। जी। जरूर होगा। इसका मैं एक उदाहरण दे देता हूं। जैसे एक शास्त्रीय संगीत है और एक बॉलीवुड संगीत है। जी। तो बॉलीवुड संगीत जो है साहित्यिक कविताएं, भारत की शास्त्रीय कविताएं हैं, और मंचीय कविता कह सकता हूं मैं बॉलीवुड कविता है। बहुत वो लोकप्रिय कविता है। रिक्शा वाला भी गुनगुनाता है। गोपाल दास नीरज को रिक्शा वाला भी गा रहा है। जी। जी। शास्त्रीय कविता को नहीं गाता है। जी। जी। तो इसलिए मेरा ये सौभाग्य है कि राजेश चेतन को ये सरस्वती मैया ने कृपा की मेरे ऊपर, और मैं विश्व के 15 देशों में अपनी कविताओं को लेकर गया हूँ। और अभी मैं जब यूएस में था जी सर, तो मैंने जादू देखा हिंदी कविता का यूएस के अंदर। जो बच्चे भारत में पैदा ही नहीं हुए हैं, हाँ हाँ, और यूएस में जिनका जन्म हुआ, उनके पिताजी भारत में पैदा हुए, जब वो पाठ्य पुस्तकें हिंदी के हाथ में लेके हिंदी पढ़ने आ रहे हैं, क्या बात कि है। मेरे दादा की भाषा पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे पिताजी की भाषा पढ़ने जा रहा हूँ, ये दृश्य मैंने कभी देखा नहीं था। जो मैंने यूएस में देखा, हिंदी की लहर यूएस में बह रही है इस समय। हिंदी फिल्में भारत में बाद में आती है, यूएस में लाइनें पहले लग जाती है हिंदी फिल्में देखने के लिए जी। तो ये भारत बदल रहा है, माहौल बदल रहा है, और ये भारत की जीत है, भारत की संस्कृति की जीत है, सनातन की जीत है और हिंदी की जीत है। सर बिल्कुल, आपने एक भी बात कही है कि माँ शारदे की कृपा जिस पर होती है, और कहीं ना कहीं उनकी परम आशीर्वाद से आज हम सब ने यह भी देखा कि भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में जब आपको
प्रतिनियुक्त किया गया है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? और आपने जिस ये कविता की यात्रा शुरू की थी, आज वो कविता की यात्रा क्या एहसास देती है इस विषय पर? देखिए, पिछले आप अगर एक दशक को ध्यान से देखेंगे, जी, क्योंकि जब शीर्ष नेतृत्व आपका जो होता है, जन साधारण उसको देखता है। जी, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं। आप देखेंगे वो भारत के बाहर जब जाते हैं, आरंभ में आपको कुछ दृश्य दिखे होंगे जिसमें वो कोट पैंट पहने देखे होंगे आपने। जी, जी, लेकिन अभी आप देखेंगे वो किसी भी देश में जाएं, चाहे यूएन में जाएं, चाहे यूएस में जाएं, चाहे अमेरिका में जाएं, तो उनकी आप देखेंगे उनका कुर्ता और जैकेट, ये भारतीय पहनावा उनके पास रहता है। जी, वो जहां भी जाएंगे आपको हिंदी में बात करते दिखाई पड़ेंगे। भले ही वो अंग्रेजी भी बहुत अच्छी बोलते हैं, लेकिन वो संवाद जब करेंगे जी, तो हिंदी में करेंगे। सोशल मीडिया की भाषा जब से यूनिकोड आया है, पिछले एक दशक में आप देख रहे हैं हिंदी का प्रभाव सोशल मीडिया में बढ़ गया है। राजनेता भी अपना ट्विटर हैंडल अंग्रेजी में नहीं चलाता है जी, वो हिंदी में चला रहा है। जी, तो निश्चित रूप से मुझे हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है, तो मैं ये कह सकता हूँ रास्ता कठिन है, असंभव नहीं है। हिंदी का भविष्य अब दिखने लग गया है कि हिंदी का भविष्य उज्जवल है। जी, क्योंकि मैं एक उदाहरण से अपनी बात को स्पष्ट कर देता हूँ। मैं भारत सरकार ने मुझे अंडमान निकोबार भेजा, पोर्ट ब्लेयर। ये उदाहरण मैं सब जगह देता हूं। तो पोर्ट ब्लेयर में क्या स्थिति है त्यागी जी, कि वहां की पॉपुलेशन, क्योंकि नियरेस्ट एयरपोर्ट चेन्नई जी, या नियरेस्ट एयरपोर्ट कोलकाता, तो आबादी का 40% के लगभग बंगाली हैं और 40% का लगभग तमिल्स हैं और 20% में सारा भारत है। जी, अभी तमिल को और बंगाली को आपस में संवाद करना है, उसका माध्यम केवल और केवल हिंदी है। क्या बात कही है, वाह। इसलिए पूरा पोर्ट ब्लेयर, पूरा अंडमान, पूरा ये जो अपना द्वीप समूह है कि हिंदी में बात करता है, वहां की स्टेट लैंग्वेज हिंदी है। तो भारत का जो वर्ग हिंदी का विरोध करता है उसको भी ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की कोई संपर्क भाषा हो सकती है तो हिंदी के अलावा कोई दूसरी भाषा हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो मैंने कभी ये कहा था, हिंदी तनमन और वतन सब हिंदी है। हिंदी तनमन और वतन सब हिंदी है, देवनागरी का अपनापन हिंदी है, हिंदी भाषा की शक्ति को पहचानो, क्या बात, हिंद देश की धड़कन धड़कन हिंदी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने धड़कन धड़कन की बात की, बॉलीवुडिया अंदाज की भी आपने बात की। उसी माया नगरी से एक प्रश्न उठा, जब त्रिभाषा सूत्र को लागू करने के लिए कहा गया, तो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 भाषा का सिद्धांत आया है, आप इसको कितने सकारात्मक रूप में देखते हैं? क्या हम इससे और बेहतर कर सकते हैं? ये जो नई शिक्षा नीति में आपने त्रिभाषा सिद्धांत को देखा हुआ है। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं जी, हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास संस्कृत जैसी भाषा है। वाह। विश्व के अन्य देशों में जाएंगे, त्रिसूत्री छोड़िए, एक भाषा भी उनको ठीक से नहीं आती है जी। पर भारत की जो मेधा है, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे हैं 5-6 भाषाएं भी जानते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि उन भाषाओं का आधार है संस्कृत जी। और ये कहा गया संस्कृत विश्व की सबसे वैज्ञानिक भाषा है जी। जर्मनी के लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, वहां ऐसे प्रोफेसर हैं जो अपने बच्चों को संस्कृत सिखा रहे हैं जी। तो भारत की जो जितनी भी भाषाएं हैं उनका आधार है संस्कृत। जहां तक बात त्रिभाषाई फार्मूले की है, देखिए इतनी विविधताओं का देश दुनिया में कोई दूसरा तो त्यागी जी है नहीं। अमेरिका में जाएंगे तो सारे प्रांत आपको एक जैसे लगते हैं जी। भारत में जाएंगे अलग अलग प्रांत की अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग खान पान है, इतने तरह के व्यंजन है, दक्षिण में रोटी ही नहीं मिलेगी, घूमते रहो।
मिलेगी क्या? बिल्कुल, मुश्किल हो जाएगी रोटी मिलना। और उत्तर में आएंगे तो जो डोसा कहीं मिलता नहीं था, अब हर दिन का डोसा मिल रहा है। जी। तो ये सब जो चल रहा है इस समय त्रिभाषाई फार्मूला, उसका कारण यह है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि जिस जुबान में मेरी माँ बात करती है, जो गर्भ में हमने भाषा को सीखा, जी। वो माँ की भाषा है। जिस भाषा में हमको सपने आते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या बात भाषा है, में हमको वाह। सपने आते हैं, वो भाषा तो आपको सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है, माँ ने आपको डाउनलोड करके दे दी है। जी जी अंग्रेजी सीखना भारत की मजबूरी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जी। और कहीं रोजगार से भी जुड़ गई है। 1000 साल की गुलामी में 250-300 साल अंग्रेज हमारी छाती पर बैठे रहे, तो वो अंग्रेजी तो एक मजबूरी हो गई है। और आईटी की भाषा भी अंग्रेजी है, विषय ये है, जी तो वो भी सीखनी पड़ेगी। और फिर क्योंकि हिंदी संपर्क भाषा है सारे भारत की, अगर आपको वोट मांगने हैं तमिलनाडु वाले को भी, उसको भी अगर प्रधानमंत्री बनना है तमिलनाडु के व्यक्ति क्या को, बात तो है, उसको भी हिंदी तो सीखनी वाह पड़ेगी। वाह वाह, बहुत सुंदर। उसको हिंदी सीखनी पड़ेगी। लाल किले की प्राचीर पे खड़े होकर आपको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा। जी जी मैं जी, तमिल का बड़ा सम्मान करता हूँ, बिल्कुल। वो भी मेरी मौसी है। हाँ हाँ, हिंदी मेरी माँ है तो तमिल मेरी मौसी है, मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूँ कभी भी। लेकिन भारत की संपर्क भाषा हिंदी ही हो सकती है और ये त्रिभाषाई फार्मूला भारत में सफलतापूर्वक आएगा। त्यागी जी देखना, आप आने वाला समय त्रिभाषी फार्मूले का ही। बहुत सुंदर। सर आज जो है आपको रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम से, जो कि ओज के ही नहीं बल्कि इस देश के वह मूर्धन्य विद्वान कवि हैं जिन्होंने इस देश की राजनीति को भी लड़खड़ाने से बचाने का काम किया हुआ, उनके ऐसे दृष्टांत हमने देखे हुए हैं। और ऐसे फक्कड़ व्यक्तित्व के नाम से आज पुरस्कार जो आपको मिला हुआ है, तो इसके लिए भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या आज मन में आपके ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं कि जो इस विधा का सिरमौर है उनके नाम से आज जो आपको सम्मान मिला हुआ है? त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं अपने कवि मित्रों का और सतमोला कवियों के चौपाल, जी, चौपाल तो शब्द है, चौपाल तब बनती है जब ये सारे बैठे हैं, नहीं तो वो चौपाल नहीं हो सकती। जी जी, तो ये जितने चौपाल में मेरे पंच और सरपंच बैठे हैं, हाँ हाँ, इनका हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके उपस्थिति में मुझे ये सम्मान मिला। बहुत सुंदर। दिनकर जी के लिए मैंने कुछ लिखा है, मुझे लगा कि जिनके नाम का सम्मान मिला है, जी जी जी, तो मैंने तो एक ही बात सीखी है, जिसके जाओ उसकी गाओ। वाह, क्या बात है। दिनकर जी की चर्चा है तो दिनकर जी पे कुछ बोलना चाहिए। क्यों भाई, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए, तो ताली बजाइए। सुनिएगा, सच्चे स्वाभिमानी दिनकर, राष्ट्र धर्म की वाणी दिनकर, क्या बात है। भारत माँ की हर एक पीड़ा गाते फिरे जुबानी दिनकर, आए हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। भारत माँ की हर एक पीड़ा गाते फिरे जुबानी दिनकर, राजनीति के संघर्षों में, आपको पता संसद में भी रहे वो, जी जी, राजनीति के संघर्षों में हार कभी ना मानी दिनकर, क्या बात। इतने निश्चल, इतने पावन जो गंगा का पानी दिनकर, क्या बात है, वाह वाह वाह। और बहुत छोटा जीवन मिला उनको, लंबी आयु नहीं मिली। 6 दशकों के कुल जीवन में, हाय, 6 दशकों के कुल जीवन में रच गए अमर कहानी। क्या बात है, वाह, रच गए अमर कहानी दिनकर। तो मैं सतमोला कवियों की चौपाल का, प्रवीण आर्य जी का, उनकी अर्धांगिनी शोभा जी का, और त्यागी जी का, और संगम टेलीविज़न का, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि मैं 35 साल की इस काव्य यात्रा में पहली बार दिनकर जी के नाम, क्या बात से मुझे एक सम्मान प्राप्त हुआ है। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा राजेश जी। जी अक्षय जी, दिनकर जी के नाम पे मिला है, और आज का दिन, हाँ, रविवार, हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के नाम पे, दिनकर के नाम पे ही है। वाह, ठीक बात, बहुत ठीक सुंदर। बात। इसके लिए और भी बहुत बहुत हाँ, बधाई धन्यवाद। आपको। दिनकर जी के दिन, मतलब सूर्य रविवार हाँ, के दिन आपको ठीक सम्मान बात मिला। जी जी, तो सर एक वो कविता का तराना सभी सुनना चाहेंगे जिसको गा करके आप भी मस्त हो जाते हैं और आपको लगता है कि हाँ, ये माँ की कृपा से लिखा जा सकता है। क्योंकि कविता लिखना हमारा सबका कोशिश होती है,
लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब पता चलता है कि ये तो जो है ये कहीं से आया है। तो ऐसा कविता हम लोग ज़रूर सुनना चाहते हैं कि आप भी जिसको पढ़ करके आपको लगता है कि हाँ ये कहीं से आई हुई कविता है। हिरण्याकश्यप कब तक लेंगे अग्नि परीक्षा प्रहलादों की। हाय हाय। मेरा साथ देना दोस्तों, बड़ा मुश्किल काम है साथ देना दूसरे का, वो भी कवि हो करके। क्योंकि एक कवि पढ़ता है तो चार उसको घूरते रहते हैं, ओए होए। ये इतना क्यों जम रहा है। हिरण्याकश्यप कब तक लेंगे अग्नि परीक्षा प्रहलादों की। अग्नि परीक्षा कब तक होगी सीता माँ के संतापों की। हाँ हाँ द्रोण अंगूठा एकलव्य को कब तक और काटना होगा। हाँ हाँ। कब तक राम भेजकर वन में रावण हमें मारना होगा। दरबारों में सती द्रौपदी कब तक चीर हरण करने हैं। क्या बात। लाक्षागृह में कितने पांडव हमको आज दफन करने हैं। कितनी पद्मनियों के जोहर फिर से हमें देखने होंगे। कब तक लाश शहीदों ऊपर हमको हाथ सेकने होंगे। क्या बात है। कदम कदम पर अग्नि परीक्षा, कदम कदम पर अग्नि परीक्षा, कैसे जान छुड़ाओगे। घर घर में हिरण्याकश्यप है, कैसे प्रहलाद बचाओगे। क्या बात है, क्या बात है। और बोलना चाहता हूं, अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा। बना रहे कांग्रेस पार्टी। हाँ हाँ। तो राजेश चेतन कहते हैं अपने घर की दीवारों को हमने देश समझ रखा है। अपने घर की खुशियों को पूरा परिवेश समझ रखा है। क्या बात है। पास पड़ोस की गर्म हवाएं हमको गर्म नहीं लगती है। उग्रवाद की रक्त होलिका हमको शर्म नहीं लगती है। घर की ईंट बचाने हेतु गलियों के पाथर न्योछावर, चांदी के सिक्कों के ऊपर कबीरा के आखर न्योछावर। हाय हाय हाय, क्या बात है। कहां से कहां। भगत सिंह हो बालक अपना, हाँ। हमको ये स्वीकार नहीं है। हाय हाय हाय। वीर शिवा की गौरव गाथा अब शिक्षा का सार नहीं है। क्या आचरणों में परिवर्तन की जो ना अलख जगाओगे। घर घर में हिरण्याकश्यप हैं, कैसे प्रहलाद। क्या बात। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये भाव इस कविता का था कि सबको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा जी। सब कुछ हम राजनीति पर नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल हमको अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा त्यागी जी। तब ये जो हम एक बात कर रहे हैं कि भारत विश्व गुरु होगा, वो भारत विश्व गुरु 4-5 लोगों के काम करने से नहीं होगा जी। सबको अपना अपना काम करना पड़ेगा, तब भारत विश्व गुरु होगा। और निश्चित रूप से होगा। हम सब अग्नि परीक्षा में हैं। 24 घंटे का दिन भी कम पड़ेगा जब देश के बारे में सोचना शुरू करें। सर एक विषय और है आपके संदर्भ में, जैसा कि देखा जाता है कि लोग जब कविता पढ़ने लगते हैं तो वो मानते हैं कि अब हम हो गए स्वयंभू, इस तरीके का। लेकिन आपने कविता के साथ साथ में जो प्रेरक वक्ता के रूप में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई हुई है, तो क्या आपको ऐसा लगा कि हाँ इस तरह के डायरेक्शंस की भी लोगों को आवश्यकता है, जैसा कि इस कविता के माध्यम से भी एक प्रेरणा भरा संदेश रहा है, तो ये प्रेरक वक्ता के विषय का कैसे अपने मन में आया। भारत में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, एक है गीता और एक है रामायण जी। ये 2 पब्लिक स्पीकर नहीं होते, मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होते, तो ये दोनों ग्रंथ भी नहीं होते। क्या बात है। एक का नाम है श्री कृष्ण, ओहो। दूसरे का नाम है जामवंत। ये दोनों मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनसे मैंने सीखा। आप देखिए अर्जुन खड़ा है हमारे हरियाणा की धरती पर। ये जो कविता का संस्कार है, ये जो कवि सम्मेलन आरंभ हुए, ये 100 साल पहले शुरू नहीं हुए। इसका इतिहास है 5000 साल पुराना जी। पहला कवि सम्मेलन में हरियाणा का हूं, भिवानी का, हमारी धरती पर हुआ कुरुक्षेत्र में जी। श्री कृष्ण खड़े रहे, उनको सुनने कोई गया ही नहीं। तो आज के हमारे युवा क्या कहां से कहां पहुंचा है। युवा कवि निराश होते हैं कि हमको कोई सुन नहीं रहा। अरे भाई, भगवान को सुनने के लिए भी कोई नहीं गया था। क्या बात है। वाह वाह। कहां से कहां, क्या बात कर, कहां से कहां। एक अकेला अर्जुन था, एक अकेला अर्जुन, वो भी मुश्किल से फंसा था, वो भी सुनने कहां गया।
भगवान रथ में अकेले खड़े थे, वो भी रोता पीटता आंसू बहाता हुआ उनके सामने जाके खड़ा हो गया था। व्यवस्था थी उसकी भी, जी भगवान को सुनने कोई नहीं गया। एक अकेला अर्जुन फंसा और एक वक्ता और एक श्रोता, हाँ हाँ दो ही थे। पर कैसी कविता हुई दोस्तों, ऐसी कविता हुई जिसके ऊपर 100 नोबेल पुरस्कार न्योछावर किए जा क्या सकते हैं, बात है। जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। जी ये था मोटिवेशनल भगवान कृष्ण का लेक्चर, जिसको सारी दुनिया कोट करती है। जितनी टीकाएं, जितनी टिप्पणियां, जितनी समीक्षाएं गीता पर हुई है, दुनिया में किसी ग्रंथ पर नहीं हुई है। ये भारत की शक्ति है, क्या भारत बात की है। ताकत। और दूसरी बात करूं तो रामायण, वहां भी एक मोटिवेशनल स्पीकर है। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुंदरकांड। यस और नो? यस। सुंदरकांड से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व सुंदरकांड को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पहली चौपाई है जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमान पे भाई। और हनुमान जी खड़े हैं जामवंत के सामने, बूढ़ा जामवंत बेचारा। हाँ हाँ एक बूढ़ा क्या कर सकता है बता रहा हूं मैं आपको। जामवंत खड़े हैं, हनुमान जी बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं, हाँ हाँ उनके सब बातें भूल चुके हैं। जामवंत उनको बताते हैं कि हनुमान जी आपके पास ये शक्तियां हैं, हाँ हाँ कहाँ खोए हुए हो? जी मुझे लगता है कि जामवंत के वचन सुनने के बाद एक हनुमान वो हैं जो जामवंत से पहले के हैं, एक हनुमान वो हैं जो जामवंत के बाद के हैं। क्या बात है, दोनों में जमीन आसमान का। बहुत। इसलिए मैं ये मोटिवेशनल जो स्पीच मैंने देनी शुरू की, मुझे लगा कि भारत के ये दोनों जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक श्री कृष्ण है और एक जामवंत है। और आप सबसे भी मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आज के इसमें जीवन में एक जामवंत, एक श्री कृष्ण जरूर रखिएगा। क्या बात कही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जरूर रखिएगा। इसलिए मैं इसमें त्यागी साहब इस क्षेत्र में आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा होगा कि इस सतमोला कवियों की चौपाल में एक संकल्प लेकर के हमारे बीच में, चाहे वह जामवंत की भूमिका हो चाहे श्री कृष्ण की भूमिका हो, मैं भी यहाँ पर एक बहुत ही शुरुआत में जब आया तो मैं एक नवांकुर कवि के रूप में आया, लेकिन उन्होंने मुझे सिखा करके और समझा करके, नहीं बेटे ऐसे नहीं बेटे ऐसे, और आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उनकी ही प्रेरणा है। आज भी उन्होंने बोला कि आपको, मेरे को पहले से नहीं पता था। तो इस तरह से जो ये संकल्प चल रहा है, आज 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? 1925 में एक डॉक्टर था MBBS, उनका दिमाग खराब हुआ, उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को खिलाऊंगा। लोगों ने कहा कि आप कलकत्ता से मेडिकल करके आए हैं, MBBS उस समय होते कितने थे, प्रैक्टिस कराओ। हाँ। उन्होंने कहा था मैं तो देश का इलाज करूंगा। तो लोगों ने बेवकूफ कहा उनको, जी ये क्या काम कर रहे हैं? वो पार्क में जो बच्चे खिलाया करते थे उसका नाम था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज वो दवा सारा भारत, क्या बात है, क्या बात है। और भारत ही नहीं खा रहा, 50 देश खा रहे। क्या है? उस समय पागल का ऐसे ये प्रवीण आर्य जी हैं। जब इन्होंने ये काम शुरू किया तो कहा लोगों पागल है, क्या करेगा ये? आज ये सतमोला कवियों के चौपाल जी जी उस पागल आदमी को जो समझा करते थे, आज पूरी श्रृंखला खड़ी होगी पागलों की। क्या बात है, वाह वाह। कोई भी काम आप कंसिस्टेंटली करेंगे, लगातार करेंगे जी, तो परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात ही है। कविता के क्षेत्र में 100 वर्षों की यात्रा कवि सम्मेलन की हो गई है। डिजिटल दुनिया में जो प्रयोग प्रवीण आर्य जी ने किया है, मेरे विचार से किसी ने भी नहीं किया है। क्योंकि ये जो नवांकुर है, जी जी, हमारे जो बड़े बड़े कवि हैं ना, वो उनमें खुद में तो बहुत फायर होती है, पर वो किसी के लिए एम्पलीफायर नहीं बनते। क्या बात कही है आपने। उनमें तो फायर होती है, पर वो एम्पलीफायर बनना आसान नहीं है दोस्तों। सही एक बात समझ लीजिए, जीवन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सुबह घर से सीढ़ी लेके निकलते हैं, और जो मिलता है चढ़ ऊपर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, सीढ़ी मैंने पकड़ रखी, तू घबरा मत, चढ़ जा। एक वे होते हैं जो घर से सांप लेके निकलते हैं,
जो सीढ़ी पे चढ़ रहा होता है उसके पीछे सांप लगा देते हैं। ये चढ़ेगा कैसे, मैं देखूंगा इसको। समझिए, मैं जब ये बता रहा हूं तो आपके वो चेहरे सामने आ गए होंगे, कौन बिल्कुल, आपके लिए बिल्कुल। सांप है, कौन आपके क्या लिए बात सीढ़ी कही है। है, क्या बात कही है। तो प्रवीण आर्य कवियों के लिए सांप नहीं है, प्रवीण आर्य कवियों के लिए सीढ़ी है। बहुत सुंदर। ये मैं कहना चाहता हूं। राजेश जी, मैं एक बीच में आपने हाँ, डॉक्टर नहीं, साहब के बिल्कुल। बारे में बात करी थी, जी बच्चों को खिलाया जाए। कल मैं निदा फाजिली की एक फिल्म थी वो देख रहा था, तो उसमें आ रहा था, उन्होंने लिखा होगा कभी, घर से मस्जिद की दूरी बहुत है, चलो बच्चों को खिलाया जाए। घर से दूर है मस्जिद, बहुत हाय हाय। घर से दूर है मस्जिद, आओ कुछ यूं कर लें, हाँ हाँ, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। हाय हाय। तो ये देखिए, आप सामने देख ही पा रहे हैं, केवल अपनी ही कविताएं नहीं याद रखनी है, जो हमें विरासत में मिला है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। तब आप कहीं त्यागी जी, मैं 32-35 साल से मंच का संचालन कर रहा हूँ। जी 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 अगर दूसरों की कविता याद नहीं रखूंगा तो संचालन कर ही नहीं पाऊंगा। जी जी जी। तो हमारे साथ में सर भी बैठे हुए हैं, सर का भी जो है आपसे जुड़ाव है। हाँ, दिनेश जी। मैंने बहुत बार राजेश जी के कवि सम्मेलन अटेंड किए हैं। एक जी ब्लॉक सेक्टर 3 में अभिनव पब्लिक स्कूल है जी। वहाँ पर आपका आना हुआ। हाँ हाँ, तो मैं नीचे बैठे थे, हम लोग पीछे था सबसे, तो मैं धक्का मार मोर के सबसे आगे आके बैठ गया कि मुझे सर की कविताएं हरियाणा वालों को धक्का मारने की बहुत आदत है। क्योंकि हम भी उसी परंपरा से हैं, जो डॉक्टर साहब पागल हो गए, बच्चों को खिलाया, हमें भी किसी ने खिला के बड़ा किया है। क्या बात तो है। मैं डॉक्टर, हमारे जो आराध्य हैं डॉक्टर हरिओम पवार जी, वीर रस के प्रख्यात कवि, मैं उनका अनन्य भक्त हूँ। बहुत अच्छी बात और है। उनकी कविताओं को मैंने शौक किया, पढ़ना शुरू किया, तो मेरे को कंठस्थ हो गई। वाह वाह। तो मैं 2 लाइनें, हाँ सुनाइए ना। अरे, क्या अरे वाह बात वाह वाह। जब उत्तर प्रदेश के अंदर हम्म, एक राजनेता ने एक पार्क पे चंद्रशेखर आजाद नाम के पत्थर को हटाकर किसी और नेता के नाम पे रखने का प्रयास किया और उसका खंडन नहीं हुआ, उसका विरोध नहीं हुआ, तब डॉक्टर हरिओम पवार जी ने समाज में चीख चीख कर ये कविता सुनाई। और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको बुलाकर पूछा कि डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ। तब उन्होंने बताया और उस राजनेता से पूछा गया कि तुमने इतनी गंभीर गलती की तो क्यों की। उसके पीछे जिस तरह से रचना रची डॉक्टर साहब ने, मैं 2 शब्द चंद्रशेखर आजाद की सुनाना चाहता हूँ कि जहां मरे आजाद पार्क के पत्ते खड़क गए होंगे, कहीं स्वर्ग में शेखर जी के बाजू फड़क गए होंगे, शायद पल दो पल को उनकी निद्रा भाग गई होगी, फिर पिस्तौल उठा लेने की इच्छा जाग गई होगी। हाँ, क्या बात। महायुद्ध का नायक गौरव शेखर भारत भूखा है, जिसका भारत की जनता से रिश्ता आज लहू का है, जिसके जीवन के दर्शन ने हिम्मत को परिभाषा दी, जिसकी पिस्टल की गोली ने इनकलाब को भाषा दी, जिसने धरा गुलामी वाली क्रांति निकेतन कर डाली, आजादी के हवन कुंड में अग्नि चेतन कर डाली। क्या बात है। आजादी के कारण जो गोरों से कभी लड़ी है रे, दिल निकाल के किस तरह से रखा। और मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ इन शब्दों को सुनकर कि आजादी के कारण जो गोरों से कभी लड़ी है रे, शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बहुत बड़ी है रे। वाह शेखर। वाह। क्या बात है दिनेश जी, पूरी कविता याद कर रखी ये है। होते हैं अच्छे श्रोता, जो कवियों को एक बेहतर कवि बनने की प्रेरणा देते हैं। आप देखिए, बहुत से कवि, क्या हम ही लोग ऐसे होते हैं जब अपनी ही कविता याद नहीं होती, और ऐसे श्रोता अगर मिलते हैं तो ऐसे श्रोताओं के लिए भी मैं चाहूँगा कि एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और परम आदरणीय हमारे बीच में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो नाम आया है। सर, कवियों का तो ऐसा माना जाता है कि आज ये आदर्श है वो आदर्श है, लेकिन हमारा तो कवि ही प्रधानमंत्री बनकर के ऐसा एक मुकाम यहाँ पर स्थापित कर गया है कि जिस दिशा पर आज चल करके हम इस विकसित भारत की संकल्पना को देख पा रहे हैं, उनसे कवियों को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए और वह कितने प्रेरक साबित होते हैं हम सबको इस मार्ग को और बेहतर बनाने के लिए। उनके साथ कविता पढ़ने का सौभाग्य मुझे भी मिला। वाह। अटल जी अजात शत्रु थे। भरी दोपहरी में अंधियारा, आहा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेहे निचोड़े। जब 2 सीटें आई थी तब लिखा था अटल जी ने, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेहे निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जाए। क्या बात।
तो ये अटल जी की पंक्तियां हैं। 2 सीटें जब आई थी, आज सरकार है, 10 साल हो गए, अपोजिशन ये सोच रहा है ये कब जाएगा। लेकिन अटल जी ने जो नींव रखी, तो काम किया, तो एक कवि हृदय व्यक्ति का विशाल दिल होता है, जी। पूरी दुनिया को वो अपनी बना के चलता है। और अटल जी के बारे में तो यह है कि वो राजनीति के में उस शुचिता के प्रतीक थे। एक वोट कम रहा तो सरकार छोड़कर चले गए थे। क्या बात है। हाँ, और आज कल के हमारे नेता ऐसे नहीं है। जी। अटल जी जरूर थे। वो चाणक्य को पढ़ते हैं कि धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, पर जीत धर्म की होनी चाहिए। क्या बात। क्योंकि भगवान कृष्ण ने महाभारत के अंदर जो भी किया, किसी को छल से मारा, किसी को बल से मारा, किसी को कैसे मारा, पर अधर्मियों को मारा। बहुत सुंदर। धर्म बहुत के खिलाफ खड़े होना, बस। धर्म के पक्ष में तो ये आज के राजनीतिक लोगों का चिंतन है। अटल जी बड़े बड़े हृदय के व्यक्ति थे, पर मुझे लगता है कि आज का जो चिंतन है वो भी गलत नहीं कहा जा सकता। मेरी नजरों में वो सही है। जी। समय और स्थिति परिस्थिति देखते हुए दिनेश भाई, वो चिंतन भी जरूरी। राम जी। का राज्य था, एक कृष्ण का राज्य था। जी जी, तभी ये सब चीजें संभव हो पा हाँ, रही हैं। मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। अटल जी राम राज्य के प्रतीक थे और मोदी जी थोड़ा कृष्ण भक्त ज्यादा लगते हैं। जी जी। आप समझिए, अभी राम राज्य का काम वहाँ से शुरू हो गया था और अब हम चलेंगे। तो साथियों, एक बार जोरदार तालियां। और ये थे हमारे बीच में जिनकी पहचान जरूर एक ओज के कवि के रूप में, लेकिन जब आपसे उन्होंने बातें की, आपने उनको सुना, तो आपने देखा कि विविधताओं से युक्त और किसी भी विषय, चाहे संस्कृत हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे प्रेरक वक्ता के रूप में हो, चाहे रामायण काल हो, हर घटना से जोड़ते हुए, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको सबसे बड़ी जो प्रेरणा दी, वो ये प्रेरणा दी कि अगर कुछ जीवन में बड़ा हासिल करना है तो पहले आपको स्वयं पर कार्य करना है और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहना है। ऐसे बड़े विशाल हृदयी व्यक्तित्व का आज हम सब लोगों ने विचार सुना। मैं चाहूँगा कि उनके लिए हम जोरदार ताली बजा करके उनका अभिवादन करें। कि शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम, जिसका नाम होता है सतमोला कवियों की चौपाल। ये चौपाल लगभग पिछले 23 वर्षों से, आपको ये जानकर खुशी होगी, 900 के करीब एपिसोड इस चौपाल के आ चुके हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ऐसे कई चर्चित चेहरे हैं जिन्होंने आज कविता के क्षेत्र को दुनिया में एक नई पहचान दी है। आइए चलते हैं। बात हुई विरह की, बात हुई बिछड़न की, बात हुई त्याग की। तो ये विरह, त्याग, बिछड़न और प्रश्न, सखी ने प्रश्न भी किया, कहीं ऐसा तो नहीं लग गए कहीं जुगाड़ में। तो ये भी चीज़ें रहीं। ये वही भूमि रही चित्रकूट की, जब भगवान राम त्याग की ओर आगे बढ़े। उन्होंने तमाम सुख सुविधाओं को त्यागा। जब वह विरह की ओर भी बढ़े और जब उन पर आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने उन सभी को समेटते हुए एक ऐसा जीवन का निर्माण किया जिस जीवन के निर्माण से आज प्रत्येक व्यक्ति राममय होना चाहता है। मैं उस चित्रकूट की धरती से संघर्षों की गाथा गाने के लिए आमंत्रित करता हूं एक नए स्वर, दिनेश दीक्षित संघर्षी को। आप सबकी जोरदार तालियों से बहुत बहुत आभार प्रशांत जी।
जी। सर्वप्रथम सतमौला परिवार के जो सदस्य हैं उन सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदे को नमन करता हूँ। तत्पश्चात मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमन करते हुए 4 पंक्तियां उन्हीं को समर्पित करता हूँ जो कि उनकी भूमि कर्म भूमि है चित्रकूट। तो वहां से आता हूँ तो 4 पंक्तियां रखता हूँ कि यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि दशरथ बचन न देते तो पुर महल वीरान नहीं बनते। यदि प्रभु निवास न करते तो कामदगिरि धाम नहीं बनते। और यदि नंदीग्राम बसते न भरत, यदि नंदीग्राम बसते न भरत, भ्राता आदर्श नहीं बनते। क्या बात है। और यदि कैकई अपयस ना चुनती, राघव प्रभु राम नहीं बनते। बहुत सुंदर। राघव प्रभु राम नहीं बनते। चूंकि प्रशांत जी ने भूमिका बना दी है इस संघर्ष की, और मेरा चूंकि साहित्यिक नाम भी संघर्षी है, तो एक मैं मध्यम क्लास के जो बच्चे होते हैं जो अपने शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं, तो उस समय उनके जीवन में क्या संघर्ष आते हैं, और वो संघर्ष मैं 4 बंदों के माध्यम से, गीत के माध्यम से आपके बीच में रखता हूँ। वो संघर्ष मेरे जीवन में स्वयमेव शामिल रहा, तो मैं आपके बीच में वो गीत रखता हूँ कि कितने सावन प्यास में गुजरे, कितने सावन प्यास में गुजरे, कितनी रातें जागे हैं। कितने सावन प्यास में गुजरे, कितनी रातें जागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। क्या बात है। वाह, वाह, हाँ, तुम वाह, क्या वाह। जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। सबके सपनों के खातिर, बंद समर्पित है कि सबके सपनों के खातिर खुद अपने सपने तोड़े हैं। सबके सपनों के खातिर खुद अपने सपने तोड़े हैं। अपनों की खींचातानी में अपने रास्ते मोड़े हैं। अपनों की खींचातानी में अपने रास्ते मोड़े हैं। दर्द कभी भी दिखा न पाए, कितने बड़े अभागे हैं। क्या बात है। दर्द वाह, वाह, कभी वाह। भी दिखा न पाए, कितने बड़े अभागे हैं। अरे तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। और क्या गुजरा कि सबने अपना हाल बताया, मेरा हाल नहीं जाना। सबने 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 अपना हाल बताया, मेरा हाल नहीं जाना। सबकी सुनता रहा हमेशा, पर अपनी ही ना माना। क्या बात। सबकी सुनता रहा हमेशा, पर अपनी ही ना माना। इस उलझन में गुजरा जीवन, रात रात भर जागे हैं। अरे तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। वाह, वाह, वाह। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। एक बंद समर्पित करता हूं जो सभी के जीवन में घटित हुआ होगा। जब पिता मेहनत करता है, पुत्र संघर्ष करता है, तो हमेशा उसकी आंखों में वो दृश्य कैद रहता है और हमेशा उस दृश्य को याद करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है कि बापू के बूढ़े कंधों पर, बापू के बूढ़े कंधों पर बोझ न देखा जाता था। बापू के बूढ़े कंधों पर बोझ न देखा जाता था। टूटी चप्पल व मैली धोती पर ध्यान मेरा जब जाता था। टूटी चप्पल मैली धोती पर ध्यान मेरा जब जाता था। अपनी अपनी इच्छाओं के सबने नश्तर दागे हैं। अपनी अपनी इच्छाओं के सबने नश्तर दागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। और अंतिम बंद है जिसमें वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को जवाब देता है कि इन सारी परिस्थितियों के कारण मैं तुम्हारा वर्ण नहीं कर पाता, मैं तुम्हारा चयन नहीं कर पाता। वो विशेष बंद है जिसमें वो पूरा उपसंहार है। वो क्या कहता है नायिका से
कि तुम ही बताओ तुमको चुनता। इतने उपालंब देने के बाद अंतिम बात कहता है जी। कि तुम ही बताओ तुमको चुनता या अपने परिवार को। आहा। तुम ही बताओ तुमको चुनता या अपने परिवार को, या मैं तेरी मांग सजाता या मिट्टी के द्वार को, या मैं तेरी मांग सजाता या मिट्टी के द्वार को। भार विवश हो सदा ही हमने अपने प्रियतम त्यागे हैं, कि भार विवश हो सदा ही हमने अपने प्रियतम त्यागे हैं। अरे तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। कितने सावन प्यास में गुजरे, कितने सावन प्यास में गुजरे, कितनी रातें जागे हैं। तुम क्या जानो हम कितना खुद ही खुद से भागे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पीड़ा प्रत्येक युवा की है, और इस पीड़ा को जिसने जिया है वही सफल हुआ है, उसी ने उस संघर्ष को भी जिया। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शब्दों के साथ में एक अच्छे भाव की प्रस्तुति। हास्य विनोद में देखा जाए तो सबको समेटते हुए प्यार मोहब्बत की बात कह ही डाली, लेकिन भाव को अगर समझा जाए तो ये वो अधूरापन है जिसको शायद चाह कर भी तमाम लोग पूरा नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारियां और कई अन्य विषय भी देखने पड़ते हैं। जो बच्चे आज भी इन भावों को समझते हुए त्याग की परंपरा को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, वह वाकई बहुत श्रेष्ठ जीवन के आयाम को अपने जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि आज जहां एक और लोग सिर्फ अपना देखने की बात कर रहे हैं, ऐसे में वह बच्चे बहुत धन्यवाद के पात्र हैं जो सभी को देखने की कोशिश करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए एक बार जोरदार ताली भी होनी चाहिए। दिल्ली के बिल्कुल बगल में स्थित गुरुग्राम से आती हैं और एक होम मेकर हैं वर्तमान में। साथ ही उन्होंने मुझे अभी अवगत कराया कि महिला सशक्तिकरण, बाल शिक्षा, समाज सेवा और मेडिटेशन में उन्होंने पर्याप्त काम किया है और इस दिशा में इस तरह से समाज को वो दिशा बोध देती रहती हैं। अब उनका परिचय मैं आगे दूं, इसके पहले एक बात बताना बहुत आवश्यक है कि आपके जो पति हैं वो भारत की सेना की सेवा करके अवकाश प्राप्त किया है उन्होंने, और वो नेवी में रहे हैं। अब जब किसी महिला के पति नेवी में रहे होंगे, उन्होंने देश सेवा किया होगा, तो निश्चित रूप से जो उनका इश्क होगा वो फौजियाना ज़रूर हो जाएगा। तो आपकी एक पुस्तक आई, उसका नाम होता है मेरा इश्क फौजियाना। इसके अलावा भी आपकी एक पुस्तक और प्रकाशित हो चुकी है जिसका नाम होता है अक्सर सोचती हूँ मैं। तो बहुत आदर और सम्मान के साथ मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ बबीता नागर छावड़ी जी को। जोरदार तालियों से अभिनंदन किया जाए। आपका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्रबुद्ध जनों को हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम, नमस्कार। कभी इश्क खुद से, कभी खुदा से किया, कभी वतन से और वतन के रखवालों से हुआ, लेकिन जब इश्क हुआ एक फौजी से तो मेरा इश्क बना था फौजियाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मेरा इश्क फौजियाना में मैं अक्सर फौज से जुड़े हुए किस्से, कहानियाँ और अपने खुद के अनुभव सबके साथ साझा करती हूँ। तो आज जो मेरी पहली कविता है वो मेरा पहला प्यार भी है, वर्दी, यूनिफॉर्म। क्योंकि जब आपकी किसी फौजी से शादी होती है तो आपका वर्दी से इश्क होना लाजमी है। और अपने इंट्रोडक्शन में मैं 4 लाइनों में ये कहना चाहती हूँ कि हरियाणा की माँ का अंश हूँ, उत्तर प्रदेश के पिता का वंश हूँ, पूरे भारत को अपने हृदय में लेकर चलती हूँ क्योंकि मैं बहुत गर्वित हूँ क्योंकि एक फौजी की पत्नी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
मेरी अलमारी के सबसे मजबूत हैंगर पर बड़ी ही शान से टंगी है तुम्हारी वो सफ़ेद यूनिफॉर्म। क्या बात है। मैं आम बोलचाल की भाषा में बात करती हूँ, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू सबको साथ लेकर चलती हूँ। मैं किसी विधा में माहिर नहीं हूँ, बस अपने दिल की बात को बखूबी शब्दों में पिरोती हूँ। मेरी अलमारी के सबसे मजबूत हैंगर पर बड़ी ही शान से टंगी है तुम्हारी वो सफ़ेद यूनिफॉर्म। चमचमाती स्ट्राइप्स, नेम टैली, रिबन और पॉकेट पे सजे हुए कुछ मेडल्स। क्या बात है, क्या लगाव है। अब बहुत जिस बढ़िया। वर्दी के इतने हसीन जेवर हों, अब जिस वर्दी के इतने हसीन जेवर हों, तो आप सब बताओ क्यों ना उसमें गर्मी वाले तेवर हों। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इसीलिए अक्सर वो इतरा इतरा कर हमसे ये कहती है कि तुम्हारे दिल में वो हमसे भी पहले से रहती है। क्या बात है। अब ए वर्दी, ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि तुम मेरे फौजी पति का पहला पहला प्यार, इश्क, जुनून हो, और इसीलिए तुम्हें धोते, सुखाते, इस्त्री करते मेरे इन हाथों ने बड़े ही प्यार और सम्मान के साथ तुम्हें सहलाया है। क्योंकि जब तुम सेलिंग पर जाते थे, जैसे आर्मी ऑफिसर फील्ड में जाते हैं तो नेवल ऑफिसर सेलिंग पर जाते हैं, तो जब तुम सेलिंग पर जाते थे तो इसी वर्दी ने तो हमारा दिल बहलाया है। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, सेलिंग पर जाने का मतलब होता है जब आर्मी ऑफिसर शिप में जाते हैं, शिप से वो अपनी यात्रा को तय करते हैं। जी, सेलिंग पर जाते हैं। तो इसी वर्दी ने हमारा दिल बहलाया है। लेकिन एक राज की बात हम भी तुम्हें बता दें, तुम्हें चाहने से पहले हमारा दिल भी तुम्हारी इसी यूनिफॉर्म पर आया था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत रिश्ते सुंदर, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे आए थे, पापा ने बहुत अच्छे लड़के दिखाए थे, लेकिन वाइट यूनिफॉर्म वाले नेवल ऑफिसर तुम मेरे दिल को बहुत भाए थे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और बहुत सच सुंदर। कहते हैं, आज भी जब तुम इस वर्दी को पहनकर सीना तान कर कड़क तेज कदमों से घर के बाहर जाते हो तो हम टकटकी लगाए तुम्हें दूर तक देखते रह जाते हैं। और ये वाइट यूनिफॉर्म वाला मेरा सुपर हीरो है, ये सोचकर खुद पर बहुत इतराते हैं। कसम से हॉलीवुड, बॉलीवुड के सारे हीरो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हालांकि इस वर्दी के कारण तुमने मुझे बहुत बार डांटा, बहुत गुस्सा दिखाया है। ये बात वो जानते हैं जिन्होंने वर्दियों का रखरखाव किया है। हर महिला इस बात को समझती है। हालांकि इस वर्दी के कारण तुमने मुझे बहुत बार डांटा, बहुत गुस्सा दिखाया है। हमने भी कभी स्ट्राइप्स को उल्टा, कभी इसमें नील ब्लू ज़्यादा, तो कभी तुम्हें 6 A's की जगह 8 A's थमाया है। क्या ये बात उनकी वर्दियों के नाम होते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बात तो हम भी जानते हैं कि ये तुम्हारा पहला पहला इश्क है, पहला पहला जुनून है। लेकिन जो भी हो, हमने अपना वायदा पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। रॉबिन ब्लीच से लेकर टीनो पाल डाल डाल के इसको धोया है, इन कॉलर को रगड़ा है, तब जाकर कहीं तुमसे निभाया है। हम सदा सतर्क रहे, क्या बात। हम सदा जागरूक रहे, हम सदा प्रयत्नशील रहे कि कहीं तुम्हारी इस वर्दी में कोई दाग धब्बा ना लग जाए, बहुत सुंदर, कहीं बहुत तुम्हारी सुंदर, ये बहुत वर्दी सुंदर। मैली ना हो जाए। क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि ये वर्दी तुम्हारे सिर का ताज है, इसमें भारत माता की लाज है, और क्या यही बात मेरे है, गर्व, बहुत सुंदर, गौरव बहुत और अभिमान सुंदर। का राज है। तो तेरा इस वर्दी से और मेरा तुझ से ये इश्क बेशुमार रहे, देश प्रेम का ये जज्बा हम दोनों के दिलों में यूं ही बरकरार रहे। जय भारत और जय भारत की सेनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक महिला हूँ, स्त्री हूँ, और हमें ये वरदान होता है ईश्वर की तरफ से कि हमें हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखने का, ऑब्जर्व करने का और समझने का, उसके डीप में जाकर उसके एसेंस को निकालने का ये गुण होता है। तो मेरी दूसरी किताब ही है कि अक्सर सोचती हूँ मैं, क्योंकि जब भी मेरे आसपास दैनिक दिनचर्या में कुछ भी हो रहा होता है मैं उसे देखती हूँ, सोचती हूँ। तो मेरी जो दूसरी कविता है, अक्सर सोचती हूँ मैं, वो उन स्त्रियों को समर्पित है जो लिखती हैं, और क्या लिखती हैं ये मैं आपसे साझा करती हूँ। स्त्रियां जब लिखने पर आती हैं तो न जाने क्या क्या लिख जाती हैं। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात। वो कही। लिखती हैं गेरू, चूना और मिट्टी से अपने सपने, अपनी संस्कृति, अपनी पौराणिक कथाएं। वो लिखती हैं अपनी विरासत और अपनी परंपराएं।
लिखती है हल्दी कुमकुम रुई से, सूखे तिनके धागों और सुई से, गोबर से लीपती हैं, अद्भुत नमूने उकेरती हैं। लिखने पर आ जाएं स्त्रियां तो न जाने क्या क्या लिखती हैं। जब लिखती हैं श्री लक्ष्मी श्री गणेश, तब घर में खुशियां बिखेरती हैं। क्या बात है। कुमकुम से शुभ लाभ लिखकर वैभव लक्ष्मी का करती आह्वान है, और गेरू से लिखकर अहोई माता संतान को दीर्घायु करती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लिखती हैं सुस्वागतम, रंगोली भी बनाती हैं, न जाने क्या क्या लिख जाती हैं। बनाकर नित्य नए नमूने घर को खूब सजाती हैं। लिखावट को खूबसूरत बनाने के लिए कहीं नील तो कहीं रंग मिलाती हैं। घर को घर बनाने को न जाने क्या क्या लिखती हैं। लिखती हैं अपनी मनपसंद इबारतें, कहीं गेरू से वर्ली तो कहीं मधुबनी बनाती हैं। हाथ में लेकर बांस को कलमकारी तक कर जाती हैं। बहुत सुंदर। कभी वृक्षों के तनों पर सतिया वो बनाती हैं। पर्यावरण को सुरक्षित कर सबको सुरक्षित कराती हैं। चादर तकिए से लेकर रूमाल तक, फूल पत्ती बेल बूटे से लेकर तुम्हारा नाम तक। क्या बात है। जब लिखने पर आ जाएं स्त्रियां तो न जाने क्या क्या लिख जाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब लीपती हैं भीत को, जब लीपती हैं भीत को तो सींचती हैं प्रीत को। छठ माता गोवर्धन बनाकर पूजती हैं। उंगलियों से चौक में चौक वो पूरती हैं। पत्थर से लिखती हैं हर रोज लकीरें उस कच्ची दीवार पर। गिनती है दिन कब आएगा वो इस त्योहार पर। पोरों पर गिन गिन कर हिसाब जब वो लगाती हैं। अच्छे अच्छों को गजब की गणित वो समझाती हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पीली मिट्टी से लिखती हैं। मोर तोता मैना खड़िया के द्वार पर कलश वो बनाती हैं। मेहंदी के थापों से बेटियां द्वार पर लिख जाती हैं। क्या बात और है। होती नहीं है जब घर आंगन में, तब उन थापों में दिख जाती हैं। जब लिखने पर आ जाए ना स्त्रियां तो न जाने क्या क्या लिख जाती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब ये इसकी जो लाइन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। शिक्षित हो या अशिक्षित, लिखना हर स्त्री को बखूबी आता है। तभी तो कच्ची मड़हिया पर चूना पुता वो वेलकम सा नजर आता है। लिखती हैं मन से, प्रेम और ममता से, तन की जिम्मेदारियां भी लिखती हैं। खून से लिखकर शिशु को गर्भ में पढ़ाती हैं। अपनी अनोखी लिखावटों से वो दुनिया को चलाती हैं। बस लिखने पर आ जाएं तो न जाने क्या 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 लिख जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत लिखती सुंदर। हुई स्त्रियों, यूं ही लिखती रहो, तुम्हारी लिखावट दीर्घायु हो, क्योंकि तुम्हारी लिखावट में इस संस्कृति की पहचान है, इस भारत की शान है। बहुत सुंदर, बहुत वंदे सुंदर। मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का आभार, अभिनंदन। आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। थैंक यू सो मच। ये थी बबीता नागर छाबड़ी जी, जिन्होंने एक सैनिक की पत्नी के मन में क्या भाव होते हैं। देखिए, ये तो सच है कि जो एक सैनिक होता है वो चाहे किसी भी धारा से हो, चाहे वो थल सेना में हो, जल सेना में हो या वायु सेना में हो, वो तो देश के लिए अपना सर्वस्व देता ही है। लेकिन उसका आधार कौन होता है? उसका आधार वो परिवार होता है, वो घर की वो महिलाएं होती हैं जो उसे ये सब करने के लिए तैयार करती हैं। तो निश्चित रूप से जब बबीता जी ये कहती हैं कि ये वर्दी तुम्हारे सिर का ताज है और इसमें भारत माता की लाज है, तो उस महिला के भाव समझ में आ जाने चाहिए। और इससे निश्चित रूप से स्पष्ट होता है कि जितना सम्मान हमें अपने देश के सैनिकों का करना चाहिए, उससे कहीं अधिक सम्मान उनका करना चाहिए जिनके बलबूते पर वो सैनिक सब कुछ छोड़कर, सारे मोह छोड़कर देश की सेवा कर पाता है। और नारी के बारे में जो बहुत सूक्ष्म दृष्टि वाली रचना आपने सुनाई, तो मुझे अपना एक कुंडलिया याद आ गया। कभी मैंने कहा था कि नारी से ही शक्ति है जीवन आधार। नारी से ही शक्ति है जीवन आधार। नारी से ही चल रहे दुनियावी व्यापार। नारी से ही चल रहे दुनियावी व्यापार। दुनियावी व्यापार सृजन तुमसे कल्याणी। नारी कल्याणी भी होती है, वो सभी का कल्याण करती है। दुनियावी व्यापार सृजन तुमसे कल्याणी। रब ने भी बख्शा है तुमको मीठी वाणी।
रब ने भी बख्शा है तुमको मीठी वाणी, तुमसे ही सब रंग। जीवन में जो सारे रंग होते हैं वो बिना महिलाओं के नहीं होते, महिला किसी भी रूप में हो। अगर महिलाएं परिवार में नहीं हैं तो उन लोगों से आप पूछिए कि उनका जीवन कितना बेरंग होता है। कि तुमसे ही सब रंग सुगंधें भी हैं सारी, तुमसे ही सब रंग सुगंधें भी हैं सारी। और आज की कामकाजी महिला हों या होम मेकर हों, सभी के लिए अंतिम पंक्ति हमारे देश की नारी शक्ति को समर्पित है कि तुमसे ही सब रंग सुगंधें भी हैं सारी, और जैसा भी हो रोल सदा निभाए नारी, जैसा भी हो रोल सदा निभाए नारी। आप सभी दर्शकों को ये जो भेंट वार्ता आपको कैसी लगी, आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर, स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें अपनी राय के द्वारा बताएं कार्यक्रम कैसा रहा। आप वो भी लिख के भेजें व्हाट्सएप के द्वारा। और अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसको आप हमारे टीवी शो पर बुलाना चाहते हो, विशेषकर वो साहित्यिक परिवेश का व्यक्ति हो, हम उससे बातचीत करेंगे, उनके विचार आपको प्रदान करेंगे। साथ ही यदि आप हमारे टीवी शो से जुड़ना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम भी यही है, आप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे तुरंत आपसे संपर्क करेगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रविवार सतमोला कवियों की चौपाल में। तो सब कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। कैसा मामा कह रहे हैं आपको? इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना जब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।